हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हिंदी का, जो कि है तुम कब जाओगी अतिथि। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शरद जोशी। ये कहानी बड़ी ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस यानी कि तुम हमारे घर में 4 दिन से रुके हुए हो और 4 दिन से लगातार मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आए जा रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि यानी कि मेहमान। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। तो वो बताते हैं कि अपने मेहमान को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तुम बैठ के सिगरेट पी रहे हो ना, उसके सामने ही एक कैलेंडर है। अब तुम ज़रा ध्यान से देखो, तुम्हें आए हुए हैं 4 दिन हो गए हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये चौथा दिन है, तुम्हारी सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन है, पर तुम्हें जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। तो लेखक क्या करती हैं, अपने मेहमान को, जिससे उन्हें मेहमान को लगे कि मुझे आए हुए आज 4 दिन हो गए हैं, तो वो कैलेंडर पे क्या करते थे, जितनी भी डेट्स निकल जाती थी उन पे क्रॉस लगा दिया करते थे, जिससे कि जो मेहमान है उससे उन्हें रियलाइज़ हो कि हाँ, मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर आए हुए। लेकिन जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो जब पहली बार जो 2 एस्ट्रोनॉट्स चाँद पर पहुँचे थे, इतना टाइम तो उन्होंने भी नहीं लगाया था वहाँ पे रुकने के लिए, जितना तुम एक छोटी सी यात्रा करके अपने घर से मेरे घर पे आ गए हो और इतने दिन से रुके जा रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुकी। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। यहाँ पर पृथ्वी का मतलब है कि वो अपने मेहमान को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा घर नहीं बुला रहा क्या, तुम्हारे घर वाले नहीं बुला रहे जो यहीं पे रह गए तुम। अब तो तुम मेरा घर भी देख लिया, तुम यहाँ पे रुक भी गए, अब क्यों यहाँ पे वेट कर रहे हो। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। तो जिस दिन वो मेहमान उनके जब आए थे, तो लेखक को बड़ा डर सा लगा। अंदर ही अंदर कहीं मेरी बटुआ कांप गया। तो मन ही मन में क्या हो रहा था, लेखक का जो बटुआ यानी कि जो उनका पर्स था, वो कांप रहा था। अब क्यों कांप रहा था, भाई अगर विदा करना होगा तो पैसे भी देने पड़ेंगे। उसके बावजूद एक स्नेही भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुमसे सादर नमस्ते भी की थी। तो लेखक बताते हैं कि मैं डरते हुए भी कि तुम अब मुझसे पैसे लोगे, मेरे घर रुकोगे, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराया और तुम्हारे गले मिला। और मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, उसने भी तुम्हें नमस्ते बोला। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन का एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हारे स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो क्या होता है, जो सिंपल सा खाना बनता है हमारे घर में, उसे हटाकर हमने क्या किया, तुम्हारे लिए 2 सब्जियां, रोटी, चावल, उसके साथ साथ हमने मिठाई भी तुम्हारे लिए तैयार की थी। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि जितना भी हम कर रहे थे उसमें ना एक आशा थी कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओगे। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। तो क्या आशा थी, क्या वो लेखक चाह रहे थे कि एक ही दिन वहाँ पे रात रुककर जो उसके मेहमान हैं वो अगले दिन की ट्रेन पकड़कर चले जाएं। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। तो लेखक यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर वो ट्रेन से अगले दिन ही चले जाएंगे तो बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आज तो रुक जाओ, इतने दिन में आए हो, लेकिन तुम नहीं मानोगे और तुम अच्छे से मेहमान बन के अपने घर वापस चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे और तुम अपनी मुस्कान को लेकर बिल्कुल खुश हो गए, वो उसी घर में रुके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रही। हमने भी अपनी टेंशन पी लिए, हमने भी अपनी
हमने भी अपने दुख को दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, हमने भी हंसते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर अब हमने दोपहर के भोजन का लंच का गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब मेहमान नवाजी करने के लिए लेखक क्या करते हैं, उन्हें दोपहर में भी बड़ा अच्छा सा खाना खिला देते हैं और शाम को उन्हें सिनेमा मतलब मूवी दिखाने ले जाते हैं। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का यह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो क्या होता है कि अब वो सोचते हैं कि सिनेमा अपनी मूवी दिखाने के बाद और खाना खिलाने के बाद वो चले जाएंगे और वो उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा टाइम भी नहीं आया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तो जो मेहमान था वो लेखक को क्या बोलता है कि मुझे मेरे कपड़े ना धोबी को देने हैं धुलने के लिए। तो इससे बड़ी उन्हें चोट लगी कि भाई ये और रुकेगा क्या आप कुछ दिन और। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक या रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। मुझे इतना भी फील नहीं हुआ कि मेरे को इतना भी नहीं लगा था कि तुम इतने दिन रुकोगे मेरे घर पे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों से राक्षस भी हो सकता है। तो पहली बार लेखक को ऐसा लगा कि जो मेहमान होता है वो हमेशा देवता के रूप नहीं होते। हमारे यहाँ क्या माना जाता है इंडिया में कि जो अतिथि होता है या जो मेहमान होता है वो देवता के रूप में होते हैं, मतलब बिल्कुल भगवान समान होते हैं। लेकिन लेखक को पहली बार ऐसा लगा था कि जो मेहमान होते हैं वो कभी हमेशा देवता नहीं होते, कभी कभी वो इंसान भी होते हैं और उनमें राक्षस के गुण भी होते हैं, जैसे इस वाले मेहमान में थे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो लेखक क्या बोलते हैं कि किसी लॉन्ड्री में दे दो, धोबी को देने की क्या ज़रूरत है, वो जल्दी धुल जाएंगे कपड़े। और उनके मन में एक ऐसी आशा थी कि वो जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो उसने बोला कि लॉन्ड्री कहाँ है भाई। तो लेखक बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और उन्होंने बनियान पहना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने कुर्ता भी डाल लिया। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। तो लेखक की पत्नी उनसे पूछती हैं कि कहाँ जा रहे हो आप। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। तो लेखक उन्हें बताते हैं कि इनके जो कपड़े हैं ना मेहमान के, वो लॉन्ड्री में धुलने के लिए देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखी मैंने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब ये आंखें बड़ी होती हैं तब मन छोटा लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। तो जो उनकी पत्नी है, जो उनकी वाइफ थी, अब वो सुन के बड़ी हैरान हो गई कि ये अपने कपड़े धुलने के लिए दे रहे हैं, मतलब ये और दिन रुकेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, तो ऐसी आशा, मतलब उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था, वो और दिन और रुकने वाले हैं। तो लेखक कहते हैं, अरे मेहमान तुम जा नहीं रहे क्या। तो लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। जो कपड़े धुलने के लिए दिए गए थे वो भी आ गए धुलकर, और तुम अभी तक यहीं बैठे हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटी पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तो क्या होता है कि जिस बेड पर वो मेहमान लेटे हुए थे, अब उसकी जो चादर थी वो भी बदली जा चुकी थी, लेकिन अब भी वो मेहमान यहीं था। अब क्या होता है कि जो लेखक मुस्कुरा रहे थे ना पहले दिन, भाई मेहमान आए चलो मुस्कुराते हैं, खुश हो गए वो, अब धीरे धीरे वो फीकी पड़ती पड़ती वो मुस्कुराहट ही ख़त्म हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उलझती हुई गोद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। तो अब जितनी भी बातें थी वो भी ख़त्म हो गई सारी। कल से जो लेखक थे वो क्या कर रहे थे, वो फिल्मी पत्रिका यानी कि फिल्म से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो कहानियाँ पढ़ रहे थे। लेखक शब्दों का लेन देन मिट गया था और चर्चा के विषय चुक गए थे। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और
यहाँ तक कि आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। तो क्या होता है, उन्होंने हर टॉपिक पे तो बात कर ली, अब सारी टॉपिक ही ख़त्म हो गए उनके पास। अब दोनों चुप थे। वो सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो वो पहले दिन एक्टिव थे ना जिस तरीके से बातें करने में, अब वो धीरे धीरे बोर होते जा रही हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पर अब तुम जा नहीं रहे, तो जो उनकी भावनाएं थी, जो उनकी फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे रिश्तेदार को गाली देने लगे। किस अदृश्य गोद में से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? अब भाई जब 4 दिन पूरे हो गए तो बार बार लेखक और लेखक की पत्नी सोच रहे हैं, भैया अतिथि अब तुम कब जाओगे, कितने दिन और रुकना है तुम्हें यहाँ पर? कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगी ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। तो क्या होता है, उनकी जो वाइफ होती हैं, उनकी जो पत्नी होती हैं, वो उनसे पूछती हैं कि भैया अभी कहाँ, कितने दिन और रुकेंगे? तो उन्होंने अपने कंधे उचका दिए, यानी कि अपने कंधे ऊपर कर दिए कि भाई मुझे नहीं पता ये कितने दिन और रुकने वाले हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि जी मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी वही। तो लेखक ने भी हाँ कर दी कि बना लो भाई। तो कहाँ डिनर से 2 सब्जियाँ, रोटी, मिठाई से चले थे ये लोग, और कहाँ खिचड़ी तक पहुँच गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हम उपवास तक जाना होगा। तो अगर तुम इसी तरीके से मेरे घर में टिके रहे, तो जो लेखक थे वो चाह रहे थे मेहमान से कि अगर तुम इसी तरीके से मेरे घर में टिके रहोगे ना, तो खिचड़ी से हम लोग सीधा उपवास यानी कि व्रत तक आ जाएंगे, तुम्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं देंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तो कहते हैं कि अब ये बड़ा ही बोरियत होने लगी है मुझे, अब तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो, और इससे पहले हमारी एक दूसरे के साथ लड़ाई हो, तुम चले जाओ भाई अतिथि यहाँ से। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि अतिथि तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना मेहमान, मुझे पता है कि दूसरों के घर आकर बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर लोगों का बस चलता तो वो अपने रिश्तेदारों के घर ही रुकते, पर ऐसा नहीं होता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तो होम को इसी वजह से हम लोग स्वीट होम बोलते हैं, जिससे कि जो रिश्तेदार हैं वो हमारे घर ना टिकने लगें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर गेट आउट यानी कि ऐसे निकलने, गेट आउट यानी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ भाई। ये नाम का भी कोई वाक्य है, लाइन है कोई, मैं बोल दूँगा वरना। अपनी खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आई, वो तुम्हारे आगमन के बाद 5वें सूर्य के परिचित किरण होगी। आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी और तुम्हें घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो एक दिन तुम्हें खर्राटे और मारने हमारे घर में, उसके बाद तुम भाई चले जाना जैसे सूरज की पहली किरण आए। काश वो तुम्हारे अंदर बुद्धि डाल दे कि अब इनके घर से तो निकलो कम से कम। मेरी सहनशीलता कि वह अंतिम सुबह होगी। अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं झेल सकता, वो मेरा लास्ट दिन होगा तुम्हें झेलने का। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, तो मैं उसके बाद टिक नहीं पाऊँगा, मैं लड़खड़ा के चलूँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं रहते। तो कहते हैं कि भाई मेरे मेहमान, मैं जानता हूँ कि मेहमान को देवता का रूप माना जाता है, लेकिन भाई मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह कोई देवता थोड़ी ना हूँ। और जो देवता होते हैं वो इंसानों के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसका पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक देवता किसी भी मनुष्य के साथ यानी कि इंसान के साथ ज़्यादा देर नहीं टिकता है, और जो देवता है वो दर्शन देकर ही अपने लौट जाते हैं वापस। अब तुम भी तो लौट जाओ मेहमान, तुम भी तो चले जाओ और अपना ये जो देवता का रूप है इसे सुरक्षित रखो। इससे पहले हम लोग अपनी पर उतर आए ना, तुम्हें मारने पीट के
भगाने लगें तो तुम चले जाओ, उफ़ तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बता देना, मैं अगले वीडियो में से सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।